वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 आज हम करने जा रहे हैं अब नया चैप्टर स्टार्ट, हेल्थ एंड वेलनेस मीन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कल्याण। देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है, जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का जो नाम है उससे रिलेटेड क्या मीनिंग है। हेल्थ का क्या मीनिंग है? हेल्थ का मतलब ये होता है कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली और स्पिरिचुअली आप फिट हैं, तो आप एक हेल्दी पर्सन है। और वेलनेस की अगर हम बात करें तो एक सुयोग्य व्यक्ति वही होता है जिसके द्वारा एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत किया जाता है, तो वह आपका वेलनेस वर्ड है। नाउ हेल्थ सिनेरियो इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य का परिदृश्य। देखिए, आज़ादी के बाद से भारत ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काफ़ी प्रोग्रेस की है और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी उसका काफ़ी हद तक सॉल्यूशन निकला है। सरकार ने कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसमें कमी आई है, लेकिन साथ ही साथ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है उसमें वृद्धि हुई है। हालांकि भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी का लगभग 5% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा गया है कि कुछ देश की जो स्वास्थ्य सेवा है अभी भी कुछ सुधार की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जो भारतीय जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति के कुछ संकेत हमें मिले हैं, कुछ इंडिकेटर्स मिले हैं, उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि अभी भी सुधार की जरूरत है। जैसे कि देखिए, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के नेत्र रोगों के कारण अंधे होने वाले कुल लोगों में से लगभग 80% लोग मोतियाबिंद के कारण अंधे होते हैं और भारत में मोतियाबिंद के वार्षिक मामले 3.8 मिलियन है और यह संख्या हर साल तेज़ी से बढ़ रही है। एक अनुमान के अनुसार भारत में वर्ष 2018 में लगभग 7,84,821 लोगों की कैंसर से मृत्यु हुई और 2021 तक यह संख्या बढ़कर 15,51,800 तक हो गई थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं हेल्थ स्टेटस के वो ठीक नहीं है, तो अभी भी सुधार की थोड़ा सा ज़रूरत है। देखिए, हम हेल्दी पर्सन किसे कह सकते हैं? स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति वह व्यक्ति है जो सभी प्रकार के रोगों और चोटों से सुरक्षित हो, तो वह व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। देखिए, स्वस्थ व्यक्ति के गुण क्या है कि वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का प्रभावी ढंग से सामना करता है, उन्हें सुलझाता है। शारीरिक और मानसिक सुयोग्यता बढ़ाने और बनाए रखने के लिए वो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, उचित आहार लेते हैं और आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा शारीरिक और मानसिक सुदृढ़ता उत्पन्न करते हैं, जो उन्हें संक्रमण, चोटों और अवसाद से सुरक्षा प्रदान करती है। और स्वस्थ व्यक्ति न केवल स्वयं और परिवार के लिए बेहतर गुणवत्ता का जीवन चुनते हैं, बल्कि समाज और समुदाय की जीवन गुणवत्ता बढ़ाने में भी विशेष रूप से सहायक है। तो वह व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक हेल्दी पर्सन्स को हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये एक हेल्दी पर्सन है? तो उसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से एक BMI का फॉर्मूला दिया गया है, बॉडी मास इंडेक्स, जैसे कि आप देख भी सकते हैं इसमें। तो इसके द्वारा, इसके थ्रू क्या है, शरीर में ग्रहण भोजन के चयापचय की दर का हम अनुमान लगा सकते हैं और इसी के थ्रू हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अंडरवेट है, ओवरवेट है, नॉर्मल है, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, BMI इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई वेट, और इसमें जो हम वेट लेंगे वो केजी में लेंगे और हाइट जो लेंगे हम उसको हम इंचज़ में लेंगे। तो BMI का फॉर्मूला क्या है हमारा? वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। इसको फिर हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब जो भी इंचज़ में आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसी इंचज़ से, और फिर 100 से उसको हम हाइट से डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा BMI कितना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि इसमें दिखा रखा है, अगर आपका वेट 198 LB है और अगर आपकी हाइट 70 इंचज़ है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो BMI इक्वल टू 198 अपॉन 70 स्क्वायर, मतलब जो भी इंचज़ थे उसको दोबारा इंचज़ से मल्टीप्लाई करना है, 70 को 70 से, और उसके बाद उसको 100 से डिवाइड करना है। ओके, और बाद में 198 से डिवाइड करके वो निकल जाएगा। देखिए, अगर आपका BMI लेस देन 18.5 है तो आप थिन हैं, और अगर यह 18.6 से 24.9 है तो आप हेल्दी हैं, और अगर यह 25 से 29.9 है तो आप ओवरवेट हैं, और मोर देन 30 BMI होने पर आप ओबेसिटी की समस्या से ग्रस्त हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आप हेल्दी हैं कि नहीं हैं, आपको
ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नहीं, आगे से अपना वेट रिड्यूस कैसे करेंगे वो थोड़ा सा आप ध्यान रख पाएंगे ताकि एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकें। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आप इससे थोड़ा सा और क्लियर समझ सकते हैं। आप ही की एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड बुक है ये होम साइंस की। उसमें ये दे रखा है बेटा कि जो नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए महिलाओं का और पुरुषों का कितना होना चाहिए। जैसे कि अल्प भार में इनमें दिखाया, सामान्य भार, अति भार, स्थूल भार। अब हम पढ़ेंगे बेटा फिटनेस के बारे में। सुयोग्यता, देखिए सुयोग्यता क्या है? शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और निरोगी होने की स्थिति को ही हम स्वस्थता अथवा शारीरिक सुयोग्यता कहते हैं। और अगर हम नियमित रूप से व्यक्ति व्यायाम करता है तो वो खुद को अच्छा फील करता है, दूसरा उसके हृदय और फेफड़े भी अच्छे से काम करते हैं, श्वसन तंत्र मजबूत होता है। सप्ताह में इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम 20 मिनट के लिए व्यायाम करना चाहिए। बुजुर्गों को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए ताकि वे मोटापे, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे रोगों से बच सकें और उन्हें नियंत्रित कर सकें। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन अडल्टहुड। वयस्क अवस्था में व्यायाम के क्या क्या लाभ हैं? देखिए, व्यायाम करने से सबसे पहले तो शरीर का संगठन, उपापचय, हृदय और श्वसन संबंधी स्वस्थता में सुधार आता है। शारीरिक ढांचे, सहन शक्ति, पेशीय बल और लचक में सुधार आता है। इसके अलावा तनाव और अवसाद, अनिद्रा, क्षुधा, अभाव, कब्ज इत्यादि को रोकने में हेल्प मिलती है। और इसके साथ साथ शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह शर्करा के स्तर और रक्तदाब को नियंत्रित करता है, खनिजों की सघनता को बनाए रखने में सहायता करता है, हड्डियों के टूटने और टूटने के कारण होने वाली जो संभावनाएं हैं उन्हें कम करता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, एरोबिक एक्सरसाइज और सेकंड है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, और थर्ड है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। और देखिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज एरोबिक एक्सरसाइज, इसमें टहलना, साइकिलिंग करना, तैराकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन आदि आते हैं। और इसके करने से स्वस्थता में सुधार होता है, हृदय और श्वसन तंत्र थोड़ा सा सुधार होता है, उसमें भी कब्ज की समस्या दूर होती है, अच्छी नींद आती है, सकारात्मक सोच होती है, रक्त में शर्करा नियंत्रित रहती है। सेकंड है हमारी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसे हम प्रतिरोध व्यायाम भी कहते हैं। देखिए इस तरह के एक्सरसाइज में हम भार उठाते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, जिम में जाकर के हम व्यायाम करते हैं। इससे शरीर गठीला बनता है, पेशियों की ताकत और हड्डियों के भार को बढ़ाते हैं ये, और पोस्चर को भी सही करते हैं, हमारे पोस्चर को, जो हमारा आसन है। थर्ड है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, जिसे हम लचक वाले व्यायाम भी कहते हैं। इसमें हम योग, सीढ़ी चढ़ना आदि आता है। इसमें शरीर के अंगों को ताना, ढीला, छोड़ा और झुकाया जाता है। इसको करने से थोड़ा सा लाभ देखे गए हैं। देखिए जैसे पेशियों और जोड़ों को अधिक से अधिक कोण तक घुमाने में योग्य बनते हैं, शरीर की जकड़न को कम किया जाता है और शरीर का संतुलन बनाए रखता है। लचीलापन और गतिशीलता में थोड़ा सुधार होता है। कम से कम ये 30 मिनट तक करनी चाहिए। नाउ व्हाट इज वेलनेस? सुयोग्यता क्या है? सुयोग्यता का अर्थ है किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्वस्थता या सुयोग्यता पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की स्थिति है। अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना है। किसी व्यक्ति की सुयोग्यता या स्वस्थता उसकी शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के एकीकरण का परिणाम होती है। नाउ डायमेंशंस ऑफ वेलनेस, डायमेंशंस ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल्स। देखिए उच्च श्रेणी की स्वस्थता या सुयोग्यता वाले व्यक्ति के गुण आत्मसम्मान, सकारात्मक दृष्टिकोण, जिम्मेदार और वचनबद्ध होता है, हंसमुख स्वभाव होता है, दूसरों के प्रति चिंता का भाव होता है, पर्यावरण के प्रति सम्मान होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है और वह एक स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की उनके अंदर क्षमता होती है। तो यही हमारे एक डायमेंशंस होते हैं वेलनेस के। कुछ भी नया सीखने में शर्माते नहीं हैं, दूसरों से प्यार और उनकी देखभाल करने में समर्थ होते हैं, प्रभावी संप्रेषण होता है, यानी कि कम्युनिकेशन उनका बहुत ही इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस मीन्स दबाव। देखिए दबाव या तनाव वह मानसिक स्थिति होती है जो मन पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दबाव द्वारा बनती है। प्रत्येक व्यक्ति को बाल्यावस्था से ही अनेक प्रकार के तनाव से गुजरना पड़ता है और जो विभिन्न रिसर्चेज हुई हैं उससे पता लगा है कि आजकल बहुत से शहरी इलाकों में 4 वर्ष तक के छोटे बच्चे को भी तनाव पाया गया है। और ये क्यों होता है? क्योंकि यह मोस्टली टेंशन लेने से होता है। आज के टाइम में जो कंपटीशन है वो इसका मेन रीज़न है। अधिक पानी की होड़, आर्थिक कठिनाइयाँ, व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में कटुता, रुग्णावस्था आदि बहुत सारी स्थितियाँ हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस या दबाव की स्थिति आ सकती है। तो इसको आप मैनेज कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। नाउ मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, दबाव प्रबंधन। देखिए कुछ यहाँ पर टिप्स हैं जिससे कि हम
अपने स्ट्रेस को मैनेज करके चल सकते हैं। सबसे पहले तो हम मित्रों और परिवारजनों से बातचीत करें और किसी भी समस्या का समाधान निकालें। ठीक, इसके अलावा योगासन भी तनाव को दूर करता है। कुछ भी अपनी अच्छी हॉबी विकसित करें, खाली समय में व्यस्त रहें, तनाव उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों पर ध्यान नहीं जाता इससे। संगीत सुने, उसमें भी तनाव काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। भरपूर नींद लें 8 घंटे की। और इसके अलावा आप अध्यात्म का सहारा ले सकते हैं, जैसे ध्यान, योगा, श्वसन तकनीक क्रोध को थोड़ा सा कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। और कोई भी ज्ञानवर्धक या प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ने की आदत डेवलप करें। मस्तिष्क को पर्याप्त आराम दें, शरीर को दें। इसके साथ साथ लोगों की भावनाओं को समझें और महसूस करें। अपने व्यवहार को नियंत्रित करें, क्षमा करना सीखें, इंसानियत व अच्छाई पर भरोसा रखें, एक अच्छा वातावरण बनाकर रखें, उत्तेजित ना हो, दूसरों से प्रेम करना सीखें और गलतियों से सबक लें। परिस्थिति को पहले जानें, फिर उसके बाद रेस्पॉन्स करें। हकीकत जाने बिना दूसरों से ना उलझें। और अगर तब भी हम स्ट्रेस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें मनोवैज्ञानिक की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट, हमारी ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी, चैप्टर समझ में आया? अगर कुछ भी कमेंट है तो आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगर अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।